जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 3.2 में। इसके पहले अध्याय 3.1 में हमने चर्चा किया था गुणनखंड के बारे में, सअभाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में और गुणज के बारे में। उससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ विभाज्यता के नियम पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें इस टॉपिक से बहुत ही लाभकारी यानी कोई भी भाग हो उसको हम लोग आसानी से इस नियम के माध्यम से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। यानी कोई भी संख्या हो उसको आप सिर्फ देखते देखते बतला दीजिएगा कि ये किस संख्या से विभाज्य होने वाली है। हम तो भाग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसको करने में क्या होता है, आपको बहुत समय और मेहनत यानी श्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन इस जो हम लोग आज टॉपिक के जो हम लोग आज रूल की बात करने वाले हैं उसके माध्यम से आप उस संख्या को यानी जो भी भाग की संख्या होगी उसको आप देखते देखते ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं कि कौन सी वो सब पॉइंट है। तो देख रहे हैं हमारा फर्स्ट में है कि दूसरे विभाज्यता। दोस्तों आपको अगर हमारी लिखी हुई सभी संख्या स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता होगा तो उसको क्या कर लीजिएगा, अपना वो 480 पेपर देखिएगा अर्थात, और हमारा क्या कीजिएगा, बातों को अच्छी तरह से सुनिएगा और उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही रोचक होने वाला है। आप हमारा सिर्फ बातों को सुनिए, उसको गौर से सुनिए और उसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि हम लोग एक पॉइंट पर दो तीन एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझेंगे, उस पर अपने आसानी से उसको हल करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे विभाज्यता के नियम। तो दूसरे विभाज्यता के नियम में डिफिनीशन है कि वैसी संख्या जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 और 10 हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10, 12, 14, 16, 18 ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो इसको हम लोग देखते देखते कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको 22 दे दे, कोई संख्या 22 हो और कहे कि इसको 2 से विभाजित कीजिए, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से आसानी से ये विभाजित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा इकाई अंक क्या है, 2 है, यानी हमारा इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये क्या होगी, संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर कोई भी संख्या जैसे कि मान लेते हैं कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, यानी कोई इन सभी संख्याओं में से अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर वह संख्या होती है तो वह संख्या पुनः 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पर 22 की बात किए थे, तो 2 एकम 2 यहाँ पर भी कट गया, फिर यहाँ पर 2 उतरा तो 2 एकम 2, यानी हमारा 2 क्या होगा, 2 22 को पूरा तरह काट दिया, यानी 22 हमारा क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। अब बात कर लेते हैं 8, अगर इकाई स्थान पर कोई संख्या के 8 हो तो, जैसे यहाँ पर 238 मान लेते हैं, ठीक है, 238 को लेकर गए और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, तो देखेंगे अवश्य ही ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। गौर कीजिएगा, देखिएगा कि 2 एकम 2 ये भी कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से 3 उतरा, 2 एकम 2 यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 8 उतरा, या 2 9 18, 2 9 18, ये क्या हो गया, 2 से इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दिया ना। तो यानी कोई भी संख्या हो, यानी कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके इकाई स्थान पर याद रखेंगे कि हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, अगर ये सभी संख्या उस पर मौजूद है तो हम बहुत ही 1 सेकंड में कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। हमें इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, हम उसको देखते देखते बतला सकते हैं कि वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि 3 से विभाज्यता के नियम।
यानी 3 से विभाज्यता के नियम में क्या है, यदि दी गई संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे देख रहे हैं 87 45, कौन सी संख्या है मेरा 87 45, इसको हम लोग योग करेंगे और देखेंगे कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो देख रहे हैं कि 8 को जोड़ लेंगे, फिर 7 को, फिर 4 को, फिर 5 को, तो 8 7 15 और 15 4 19 19 19 20 21 22 23 23 8 7 15 15 5 20 20 20 20 20 21 22 23 24, यहाँ पर हमारा संख्या कितना हो जा रही है 24 हो जा रही है। इसको जोड़ने गए तो हमें संख्या कितना मिला 24 मिला, जो क्या है 3 से, यह क्या है 24, 3 8 24, जो पूरा पूरा विभाज्य है। यानी कोई भी संख्या हो अगर उसका योग 3 से विभाज्य है तो वो पूरा संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। जैसे कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लेंगे कि हमारा यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यानी यहाँ पर 8 3 यहाँ पर 4 हो गया। यानी क्या कोई संख्या 834 है और उसको कहेंगे कि बतलाइए क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है 8 को और 3 को और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 15 मिलेगा। 15 को अगर 3 से भाग करने जाएंगे तो कितने बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जो संख्या है वह उसका योग 15 आ रहा है, जो 15 क्या है 3 से विभाज्य है। तो हमारा ये संख्या पूरा संख्या यानी 834 जो संख्या है वो क्या हो जाएगी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बात करेंगे 4 से विभाज्यता के नियम पर। तो 4 से विभाज्यता के नियम है कि यदि दी गई संख्याओं में इकाई तथा दहाई के अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। अर्थात साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इकाई और दहाई के अंक पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो वह भी संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। जैसे में दिया हुआ है 15 और 32, कोई संख्या है 15 और 32 यानी 15 से 32 है, उसको बोला गया है कि क्या यह 4 से विभाज्य है। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था, रूल में पढ़ा था कि क्या होना चाहिए कि वैसी संख्या जिनके इकाई और दहाई दोनों संख्याओं के क्या होना चाहिए, दोनों संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर 15 से 32 में देख रहे हैं कि हमारा इकाई और दहाई की संख्या क्या है 32 है। यहाँ इकाई और दहाई की संख्या क्या है जी 32 है। 32 हमारा 4 से आसानी से विभाज्य हो जाता है। 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 16 4 25 20 4 24 4 28 4 8 32, यानी 4 के पारा में हम लोग भाग करने गए हैं तो कितने बार में कट गया 32 हमारा 8 बार में कट गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 जब है हमारा इकाई और दहाई की संख्या जो 32 है वह 4 से भाग लग जा रहा है, तो यह पूरी संख्या यानी 15 से 32 क्या हो जाएगी हमारा 4 से डिविजल हो जाएगी, यानी भाग उसमें लग जाएगा, वो उसका पूरा भाग लग जाएगा। और दूसरा इसी में कहा गया है कि साथ ही साथ अगर इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर 0 होना चाहिए तो वह भी क्या होगी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देख रहे हैं कि 4100 के देखेंगे तो यहाँ पर क्या है इकाई और दहाई पर क्या है जी 0 है, तो ये क्या हो जाएगी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है, तो देखने जाएंगे तो 4 एकम 4 ये कैंसिल हो गया, ऊपर सूत्र 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0, तो 4 दूना के 8, यहाँ पर 2 वहां पर 0, 4 5 20, यानी क्या हो गई ये संख्या इस यानी 4 जो संख्या है ये डबल 0 था 4100 में, तो इसको क्या कर दी भाग कर दी, यानी हम लोग वैसी संख्या जिनका इकाई और दहाई के अंक पर 0 होगा वो भी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं 5 से विभाज्यता के नियम पर कि 5 से विभाज्यता के नियम को हम लोग कैसे जांचेंगे, उसको कैसे पकड़ेंगे। तो देख रहे हैं कि अगर दी गई संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाज्य हो जाएगी।
यानी कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 है मेरा, तो 10 पर इकाई का स्थान पर क्या है, 0 है, जो कि ये क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग 5 से अगर 10 को भाग करने गए तो 5 दूना के 10 कट गया ना, 5 से भाग लग गया ना, तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे कि 5 से विभाज्य है। और मान लीजिए कि फिर कहा गया है कि इकाई या इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए, तो हम फिर देख रहे हैं यहाँ पर 1 से अगर 5 हो तो क्या ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको भी जांच लेंगे, तो 5 से भाग करने जाएंगे तो 5 दूना के 10, ये कैंसिल हो गया, ऊपर सूत्र 5, तो 5 से कम 5, ये भी कैंसिल हो गया। यानी हमें जांचने के बाद से मिला कि कोई भी संख्या के अंक इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पुनः 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात करेंगे 6 से विभाज्यता के नियम पर। तो 6 से विभाज्यता के नियम में 2 कंडीशन हैं। 6 से विभाज्यता के नियम में थोड़ा सा गौर करेंगे कि इसमें क्या है जी, कि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या होगी जो 2 से भी और 3 से भी, यानी दोनों संख्याओं से अलग अलग विभाज्य करेंगे और दोनों संख्याएं यानी 2 और 3 उस संख्या को काट देगी तो वो क्या हो जाएगी, संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 85 और 56 है, तो इसको पहले हम 2 से जांचेंगे कि क्या यह संख्या 2 से काट देगी, यानी 2 से इसको भाग लग जाएगा। तो देखेंगे 2 से भाग करने जाएंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पर कट गया, ऊपर सूत्र 5, और फिर देखेंगे कि 2 एकम 2 दूना के 4, यहाँ पर 1, ऊपर सूत्र 5, 2 साते 14, 2 साते 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया, ऊपर सूत्र 6, 2 8 16, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो ये संख्या तो 2 से इसको काट दे रही है। फिर हम लोग 3 से इसको जांचेंगे, 3 से जांचें इसको, तो 3 में 85 56 को भाग देंगे तो देखेंगे कि 3 दूना के 6, यहाँ पर उतरा 2, यहाँ पर फिर घटाएं तो 2 आया, ऊपर से उतरा 5, अब 3 3 8 24, 24 कर ले, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, 3 5 15, 15 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर से उतरा 6, 3 दूना के 6, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जा रहा है, ये संख्या 3 और 2 दोनों से कट जा रही है। ये दोनों से भाग देने के बाद से ये दोनों संख्या क्या कर रही है, इस संख्या को काट दे रही है, यानी पूरा डिविजुअल कर दे रही है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी भाग लग सकती है। अब जानेंगे अगले बिंदु पर अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक 8 से विभाज्यता। यानी 8 से विभाज्यता में क्या होता है कि वैसी संख्या जिनके इकाई, दहाई, सैकड़ा का स्थान 0 हो और इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान की संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वैसी संख्या जिनके इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान, यानी तीनों का स्थान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अंक जो हो वो 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 58,000 को देखेंगे कि इसमें क्या है जी, इसमें इकाई का स्थान, दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 58,928 में हमारा क्या है, यानी इकाई और दहाई और सैकड़ा के स्थान का जो संख्या होगी अगर वह 8 से विभाज्य होगी तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग इसको इस एग्जाम्पल को जांचेंगे कि क्या ये सही है। तो देख रहे हैं कि अगर हम 58,000 को 8 से भाग करने गए तो देख रहे हैं कि हमारा 58,000 को 8 से भाग करने जा रहे हैं। तो 8 7 56, 8 7 56 कर लेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 5, यहाँ पर 2 उतर जाएगा कि 8 में से 6 गया 2 हो गया, यहाँ पर उतरेगा 0। फिर 8 दूना के 16 कर लेंगे,
8 दूना के देखेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर ये कट जाएगा, फिर ऊपर सूत्र रहेगा 0, 8 5 40, तो यहाँ पर 0, ये 8 5 40, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या हो तो इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर उसका मान 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसी में कहा गया है कि अगर इकाई और दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अंक जो होगा अगर 8 से विभाज्य होगा तो वो भी संख्या क्या हो जाएगी, वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। देखेंगे कि अगर हमारा 58,928 है, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान पर अंक कौन सा है हमारा 928 है, तो 928 को अगर हम 8 से भाग करने गए तो देखेंगे कि 8 एकम 8, यहाँ पर 1 उतरा, ऊपर 1 घट कर आ गया, ऊपर से उतारेंगे तो 2 उतरा, फिर यहाँ पर भाग लगाएंगे एक बार में तो 8 एकम 8, यहाँ पर घटाएंगे तो 4, ऊपर से उतरा 8, 8 छक 48, 8 छक 48। तो हम देख रहे हैं कि हमारा संख्या क्या हो गई, यानी 928 क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो यह पूरा संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने अगला टॉपिक पर 9 से विभाज्यता के नियम। तो 9 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि वैसी संख्याओं का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। यानी जो कोई भी संख्या दिया होगा अगर उसका योगफल और उस अंकों का योगफल अगर 9 से डिविजिबल हो या 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखेंगे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 549। 549 को हम लोग देख रहे हैं कि हमारा संख्या 549 है। इन संख्याओं का अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाएगी तो यह संख्या पूरा क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखेंगे 5 + 4 + 9 करने जाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 18, जो कि 9 से क्या है जी, 9 से 18 क्या है, 2 बार में इसका डिविजन हो जा रहा है, भाग लग जा रहा है, यानी इसका मान 9 से भाग लग जा रहा है 2 बार में। तो हम इस संख्या को क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, 9 से विभाज्य है। फिर हम बात करेंगे दूसरी संख्या पर। तो दूसरा संख्या हमारा दिया हुआ है 594। तो 594 का अगर योग करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर 5 + 9 + 4 बराबर कितना होता है, 18। यहाँ पर भी उसका मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो हम वही काम करेंगे, 9 से अगर 18 को भाग करने जा रहे हैं तो कितने बार में कट रहा है, 2 बार में। तो इस संख्या को भी हम कह सकते हैं कि ये 9 से विभाज्य है। यानी कोई भी संख्या हो अगर उसका यानी उस अंकों का योगफल अगर 9 से डिविजिबल हो तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट पर 10 से विभाज्यता। यानी 10 से विभाज्यता को हम लोग कैसे जांचेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि दी गई संख्याओं के इकाई के अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या हो, 100 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, यानी कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई के अंक पर 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर तो हम लोग जो देख रहे हैं 10, 100, ये 1000, ये आसानी से भी विभाज्य हो जाएगी। लेकिन कोई दूसरा संख्या लेकर भी देख लेंगे कि हाँ क्या वो 10 से विभाज्य है। जैसे मान लीजिए 12 30। तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आसानी से हमारा 10 से भाग लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख ले कि क्या अगर इसके इकाई स्थान पर 0 है तो ये 10 से विभाज्य है कि नहीं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखने जा रहे हैं 10 से भाग लगाएंगे 12 30 में, तो 10 से कम 10, यहाँ पर उतरा 2, ऊपर से उतरा 3, घट कर यहाँ पर 2 आया था, यहाँ ऊपर से उतरा 3, तो 10 दूना के 20 यहाँ पर कर लिए, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, तो 10 3 30 कट गया। यानी हमारे 10 से भाग देने पर 12 से 30 क्या हुआ, कट गया, यानी उसको भाग लग गया। तो हम कोई भी संख्या हो अगर उसके इकाई स्थान पर 0 हो तो हम उस संख्या को कह सकते हैं कि यह संख्या 10 से भाग लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक 11 से विभाज्यता के नियम पर। तो 11 से विभाज्यता के नियम पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उसको गौर कीजिएगा कि क्या कह रहा है।
इसमें थोड़ा सा पॉइंट का थोड़ा सा उसका चेंजिंग कर दिया है, उसको बहुत ही गौर से समझिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि दी गई संख्याओं में दाएं से विषम संख्या के योगफल तथा सम संख्याओं के योगफल के अंतर 0 हो या 11 के गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। यानी हम लोग कोई भी संख्या होगा उसको दाएं से सम संख्याओं का योगफल और विषम संख्याओं का योगफल उसको जोड़ने से उसका अंतर करने से अगर उसका मान 0 आ जाता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाज्य है। और अगर उसका अंतर करने से 11 के गुणज के बराबर आता है तो अभी हम कहेंगे कि वह संख्या क्या होगी, 11 से डिविजुअल होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो देखने जाएंगे कि यहाँ पर मेरा क्या है। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 46 56। तो इसको हम लोग हमारा बोला गया है कि दाएं से क्या करना है, सम और विषम का अंकों का अंतर करना है। 11 से विभाज्य में देखने जा रहे हैं तो हमारा क्या दिया हुआ है 46 53 है। यहाँ पर 46 53 है, यहाँ पर 46 53 है। तो 46 53 में हम लोग देखेंगे सम विषम संख्याओं का योग करेंगे और उसका अंतर करेंगे तो देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, सम और यहाँ पर देख रहे हैं तो विषम। यानी यहाँ पर सम को जोड़ने गए तो 4 गो 5 गो बराबर 9 गो और फिर यहाँ पर विषम संख्याओं को जोड़ने गए तो यहाँ पर 6 और प्लस 3 बराबर 9 गो। इसका अंतर करेंगे तो 0 होगा। इन सम यानी हमारे क्या कर लेंगे, एक सम को पकड़ेंगे फिर सम यानी जितने संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए अच्छा से देखिए, एकदम बिल्कुल अच्छा से देखिए, इसको हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या हो गया, इसको मान लेते हैं सम। तो यहाँ पर सम पकड़े तो फिर यहाँ पर सम, यानी एक एक क्रमवार से इसको छोड़कर, यानी सम को पकड़े तो फिर विषम, फिर सम तो फिर विषम। तो यहाँ पर हमारा सम हुआ 4 तो फिर सम क्या मिलेगा, 5 ना मिलेगा। और फिर अगर यहाँ पर हमारा विषम ये है तो ये सम हुआ है तो ये ना संख्या विषम होगा, यानी हमारा ये वाला संख्या क्या हो गई, सम हो गई। जो यानी सम विषम इस तरह हम लोग पकड़कर संख्याओं को क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे और उसका अंतर करेंगे। अगर अंतर 0 या 11 के गुणज के बराबर होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 5 का योग करने गए यानी सम का योग करने गए तो 9 आया। फिर हम लोग विषम के यानी 6 और 3 का योग करने गए तो 9 आया। उन दोनों संख्याओं का योग के अंतर करने गए तो हमारा कितना आया, 0। तो हम इसको कह सकते हैं यानी 46 53 को कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। नहीं विश्वास हो रहा है, इसको हम लोग जांच लेते हैं। तो चलिए हम लोग 46 और 53 को भाग करने जाएंगे। तो देखेंगे 11 से भाग करना है हमें, तो 11 3 33, 11 चौक 44 होता है। तो 11 चौक 44 कर लिए, देखिएगा इसको। फिर हम लोग यहाँ पर घटाना होता है तो घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 4 4 कैंसिल हो गया। अब देखेंगे कि हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 5 उतरेगा, ठीक है। अब 11 दूना 22 होता है तो 22 कर लिए। यहाँ पर कितना उतरा, घट कर कितना आया 3, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, ऊपर से उतरा 3, 11 3 33। ये क्या हो गया जी का बाबू, ये क्या हो गया, कट गया। तो हम कह सकते हैं या हमें इस तरह करने में क्या हो रहा है, अधिक श्रम और क्या स्थान लग रहा है। लेकिन हम अगर इस नियम से और इस बिंदु को याद किए होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल को अपना। दूसरा एग्जाम्पल मेरा दिया हुआ है 82 93 846। यानी इन संख्याओं को हम लोग वही नियम को फॉलो करवाएंगे। इसमें भी क्या करेंगे, दाएं से सम और सम विषम पकड़ेंगे और उसका अंतर करवाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या है 82 93 846। तो यहाँ पर हम सम, तो ये संख्या क्या हो जाएगी विषम। तो हमने यहाँ पर सम पकड़ा है तो यह भी सम, फिर यहाँ पर सम, फिर यहाँ पर सम, फिर विषम पकड़ने गए तो यहाँ पर विषम, यहाँ पर विषम, यहाँ पर विषम। इन संख्याओं का अंतर कराने जा रहे हैं तो देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 8 प्लस 9 प्लस 8 9 प्लस 8 प्लस 6, ठीक है। अब इसको कर देंगे
इसको देख रहे हैं तो हमारा कितना है 2 3 2 + 3 + 4, ठीक है। अब इसको हम लोग योग का अंतर करवाने जा रहे हैं तो देखेंगे तो कितना होगा 8 814 9 8 8 8 16 16 4 20 2 22 22 गो और 9 गो 22 9 कितना होता है 22 9 29। यहाँ पर करने का है तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पर 4 4 3 7 7 2 9 9 मिला। यहाँ पर घटाए तो कितना मिला 0 और यहाँ पर कितना मिला 8 गो 8 9 8 6 यहाँ पर 6 था तो 8 8 16 16 4 20 2 22 22 22 22 ठो और 9 ठो 22 गो और 9 गो 9 2 11 के हर्षिन 1 2 3 यहाँ पर 31 होगा। यहाँ पर 31 होगा और इसको घटा लिए तो 9 में से 2 गया 9 11 में से 2 गया 11 में से 9 गया 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना आया जी 22 आया। यहाँ पर कितना घटाने के बाद से इन संख्याओं को सम संख्याओं को योग करने गए तो हमारा 31 आया था और विषम संख्याओं का योग किए तो हमारा 9 आया। तो इसको हम लोग जब घटाएंगे 31 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 22 आएगा, जो कि क्या है 11 का गुणज ना है 11 का गुणज है यानी 11 दूना 22 दो बार में कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगी संख्या, ये भी क्या हो जाएगी 11 से भाग लग सकता है। इस तरह हम लोगों ने सभी जितने भी विभाज्यता के नियम है उस पर हम लोग चर्चा किया, उसको जाना, उसको अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि विभाज्यता के जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से और 11 से विभाज्य है। यानी इसको पता करना है कि कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से और 9 से 10 से 11 से विभाज्य है। उसको हम लोग हाँ या ना में जवाब देना है। तो देखेंगे कि हमारा 2 से विभाज्यता में ये हमारा क्या दिया हुआ है संख्या दे दी गई है और पूछा जा रहा है कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है 3 से विभाज्य है। यानी इसको अगर विभाज्य है तो हाँ में, अगर विभाज्य नहीं है तो सिर्फ ना में यानी नहीं में जवाब देना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि 124 दिया हुआ है और 2 से विभाज्यता से पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इसके पहले थ्योरम में हम लोग सब विभाज्यता के नियम पर चर्चा किया था और उसको अच्छी तरह से समझा था। आप लोग हमारे साथ सिर्फ बने रहिए और अपने थ्योरम को अपने सामने रखकर रखिए। यानी जो भी हम लोग पीछे थ्योरम पढ़े थे उसको अगर आपने नोट किया हो तो अपने सामने उसको रखिएगा और उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखिए कितना बहुत ही महत्वपूर्ण लाभकारी साबित हो रहा है। तो देखेंगे कि हमारा 124 है और पूछा जा रहा है कि 2 से क्या विभाज्य है। तो हम जानते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि वैसी संख्या जिनकी इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 ये संख्या होगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देख रहे हैं कि हमारे संख्या इकाई पर स्थान पर क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है जो कि ये 2 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे हाँ। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 286 में क्या है इकाई स्थान 6 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाँ। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 546 में यानी इकाई स्थान पर क्या है 6 है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाँ। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 15,864 में इकाई स्थान क्या है बाबू 4 है। क्या है इकाई स्थान 4 है तो ये भी क्या हो जाएगी हाँ। यानी 2 से विभाज्य हो रहा है, ये सभी क्या हो जा रही है संख्या 2 से विभाज्य हो जा रही है। तो इसीलिए हमारा जवाब क्या होना चाहिए हाँ होना चाहिए। अब फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि 4,28,428 में क्या ये 2 से विभाज्य है। हम इसको भी कहेंगे हाँ, क्योंकि कोई भी संख्या हो कितना भी बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ उसके इकाई स्थान पर, उसके इकाई स्थान को हम लोग देखेंगे और झटाक देकर उड़ा देंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि सर बतलाए थे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो अगर वो संख्या होगी तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 2 से विभाजित होगी। लेकिन हमें इतना बड़ा संख्या दिया है उससे घबराना नहीं है, हमें तो मालूम करना है सिर्फ उसकी इकाई स्थान। तो इकाई स्थान पर हम लोग देख रहे हैं कि 8 है तो ये क्या हो जाएगी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा बाबू हाँ।
फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा इतना सारा विषम संख्या यानी 3,33,333 संख्या है जो 2 से विभाज्य है, तो इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा उस रूल में, उस नियम में ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे कि नहीं, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4,29,714 क्या ये 2 से विभाज्य है? तो हाँ, क्योंकि हमारा इकाई स्थान क्या है, 4 है, तो हम इसको कहेंगे हाँ ये 2 से विभाज्य है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 54,685 क्या ये 2 से विभाज्य है? इसको बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 है, विषम संख्या मिल गया जो कि 5 2 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। फिर हम देख रहे हैं कि क्या हो 45,600 है, लेकिन इकाई स्थान पर क्या है मेरा, 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी यानी विभाज्यता हो जाएगा, तो इसको भी कहेंगे हाँ। अब बात कर लेते हैं 3 से विभाज्यता के नियम में। तो 3 से विभाज्यता के नियम में हमें क्या बतलाया गया था कि वैसी संख्या जिनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 2 6 6 एगो 7 गो, क्या 7 6 से विभाज्य है? 7 6 से विभाज्य है। जो हम लोग 7 को मान लीजिए कि 3 भागा 7 करने गए तो 3 दूना के 6, एक तो शेष बच गया, एक शेष बच गया, कहाँ मेरा पूरा कटा, पूरा नहीं ना कटा, तो हम इसको कहेंगे कि नहीं ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, नहीं। फिर हम लोग देखने गए कि 286, इस 286 यहाँ पर तो 6 है, तो आप सोचिएगा कि भाग लग जाएगा, लेकिन हम लोग पहले जांचेंगे, उसके बाद से कहेंगे कि क्या ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देख रहे हैं कि 8 2 10 और 10 गो 6 गो 16 गो, 10 गो 6 गो कब होला हो, 16 गो, तो 16 गो होता है, तो 16 गो के 3 से भाग करने गए तो क्या कटेगा, 3 5 15, 3 5 15, एक शेष बच गया, एक शेष बच गया, तो इसको भी हम लोग कहेंगे क्या कि नहीं, ये भी नहीं कटेगा, यानी ये भी 2 से विभाज्य नहीं है। फिर हम लोग 546 को देखने गए, 546 का योग करेंगे तो 5 4 9 और 9 6 15, 5 4 9 और 9 6 15, यानी ये क्या है, 3 से विभाज्य है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे हाँ। अब बात कर लेते हैं 15,864 को, तो इसको भी हम लोग योग करेंगे, तो देख रहे हैं कि 8 6 4 10 और 10 गो 8 गो 18 गो, 18 18 2 20 3 23 23 24, 24 यानी हो रहा है 24, हमारा ये उसका अंकों का योग 24 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ये विभाज्य हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ। फिर हम इसको देखने जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी अंकों का योग करेंगे, तो 8 2 10 और 10 4 14 और 14 2 8 2 10 और 10 8 18, 18 18 4 22, 22 2 26, 26 22, 8 2 10 10 8 18, 18 18 4 22, 22 2 24 और 24 4 28, 28 आ रहा है, 28 आ रहा है, जो कि हमारा क्या हो जाए, भाग नहीं लगेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, नहीं। फिर हम इसको योग करेंगे तो ये हमारा योग करिए, चाहे कुछ ना योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का 3 3 6 3 9 3 3 15 3 4 18, 18 आ रहा है, ये हमारा भाग लग जाएगा, यानी 3 से भाग लग जाएगा, इसका योग 18 आ रहा है, तो ये 3 से भाग लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस पर, यानी 42 कितना है, 4,29,414 को देखेंगे, इसका भी योग करेंगे तो देख रहे हैं कि कितना आ रहा है, 4 गो एगो 5 गो और 7 5 12 और 12 गो और 12 8 20 21 21 22 23 23 गो और 23 गो और 4 गो 23 24 25 26 27 27 आ रहा है, यानी ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, 3 से भाग लग जाएगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, हाँ, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, इसको भी हाँ कहेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 4 9 और 9 6 15, 15 5 20 और 8 28, ये हमारा भाग लगेगा, 28 3 से भाग लगेगा जरूर लगेगा, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे कि हाँ, नहीं 3 से भाग नहीं ना लगेगा, और ठीक है 24 और यहाँ पर 27 रहता तब ना भाग लगता है, यहाँ पर भी कहेंगे कि नहीं 28 हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा। फिर हम लोग यहाँ पर देखने गए तो इसका योग करेंगे तो 9 4 5 9 और 9 गो 6 गो 15 गो जो 3 से भाग लग जाएगा, तो ये हम यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। यानी इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए उसका योग निकाल कर हम लोग 3 से भाग तो देती हैं। अब बात आ गई 4 से, अब 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे, तो 4 से विभाज्यता की जांच में हमने बताया था कि क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई का अंकों जो भाग होगा
वही क्या होगी संख्या, वो 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इकाई और दहाई की संख्या देख रहे हैं 24 है, जो कि 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं हाँ। फिर यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 दूना के 8, यहाँ पर देखेंगे तो ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या कह देंगे नहीं। ये क्या हो जाएगी, इससे 4 से विभाज्य नहीं है तो इसको कह देंगे नहीं। फिर हम देखेंगे कि इसको देखेंगे कि 5 4 9 और 9 6 15, तो ये तो ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और 6 एकम 6, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो नहीं कहेंगे। फिर यहाँ पर देखने गए तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूना के 6 चौके 24, यहाँ पर हो जा रहा है, तो कहेंगे हाँ। फिर यहाँ पर देखे गए तो 4 7 28, यहाँ पर भी भाग लग जा रहा है, तो हाँ। यानी हम लोग 4 की विभाज्यता में पढ़े थे कि हमारा इकाई स्थान और दहाई का स्थान दोनों 4 से विभाज्य हो जाएगी, तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। यही हम लोग क्या करते रहे हैं, पकड़ पकड़ के उसको हाँ या ना में जवाब दे दे रहे हैं। आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिएगा उसको बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर भी देखने गए तो ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर कर देंगे नहीं। यहाँ पर क्या कर देंगे नहीं। फिर देखेंगे कि यहाँ पर 4 से विभाज्य है, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर देखने गए तो ये 4 दूना के 8, लेकिन ये 5 हमारा शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा नहीं। फिर यहाँ पर देखने गए तो 4 की विभाज्यता के नियम में हम आपको पढ़ाए थे कि उसमें क्या होता है, उसकी इकाई और दहाई के अंक क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए, और इकाई और दहाई के अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई और दहाई का अंक हमारा 0 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, तो इसको भी हम लोग कहेंगे हाँ। फिर अब हम बात कर लेते हैं 5 से विभाज्यता के नियम में। तो 5 से विभाज्यता के नियम में हम आपको बतलाए थे, आपको पढ़ाए थे कि वैसी संख्या जिनकी इकाई के अंक 0 हो या 5 हो, यानी कोई संख्या में से एक मतलब होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा तो 124 है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर नहीं 0 मिला और नहीं 5 मिला, तो इसको हम क्या कहेंगे नहीं, ये विभाज्य नहीं है। फिर यहाँ पर देखने भी गए तो यहाँ पर भी नहीं मिला, तो नहीं। फिर यहाँ पर भी देखने गए तो नहीं मिला, तो नहीं। फिर यहाँ पर भी दिखने गए तो नहीं मिला, तो नहीं। फिर यहाँ पर भी देखने गए तो नहीं मिला, तो नहीं। फिर यहाँ पर भी देखने गए तो नहीं मिला, तो नहीं। फिर यहाँ पर भी दिखने गए तो नहीं मिला, तो नहीं। फिर यहाँ पर तो हाँ, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है बाबू, 8 5 यानी 85 मिल रहा है। इकाई स्थान पर मुझे 5 मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे हाँ। फिर यहाँ पर देखने गए तो 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाँ, यानी हमारा ये 5 से विभाज्य है। अब 6 से आते हैं, तो 6 से क्या है जी, अगर वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी संख्या, वही क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। हमने थ्योरम में पढ़ा था, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देने को तो कट जाएगा, लेकिन 3 से भाग देने का है तो 3 चौके 12, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, शेष आ जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि नहीं। फिर इसको देने का है तो 2 से कट जा रहा है, 3 से देखेंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ पर 26 आ जा रहा है, 26 आ जा रहा है, तो नहीं कटेगा, तो ये भी इसको भी क्या कहेंगे हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा नहीं कट रहा है, तो नहीं। फिर इसको देखने गए तो 2 से कट जाएगा, और फिर 3 से कटे, 3 एकम 3, ये भी क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी संख्या नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसको हम लोग काटने जाएंगे। देखिए काटने जा रहे हैं, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, वहां पर 16 हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी संख्या नहीं होगा। देखिए 3 से भाग कर देख कर इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा, तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 3 दूना के 6, 3 8 24, 24 6, 3 दूना के 6, हाँ ये हमारा भाग लग जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हाँ, यानी 2 और 3 दोनों संख्या से ये भाग जो लग जा रहा है, तो यहाँ पर अभी हमारा 6 से विभाज्यता में हाँ होगा। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 से भाग लग जाएगा, और 3 से देखने गए तो 3से ये भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा जी, 3 से भाग लगेगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, 3 दूना के 6, यहाँ पर भी भाग देकर देख लेंगे, 3 में 15 है मेरा, 15 8 64, तो 3 5 15 कैंसिल, यहाँ पर उतरा 8, 3 दूना के 6, 2 यहाँ पर 6, 3 8 24, 24 2 4 3 8 24, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाँ, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ। फिर यहाँ पर देखने गए तो 3 से और 2 से लग जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हाँ, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा जी हाँ। यहाँ पर 28 वाला में देखेंगे तो 28 वाला में क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखने को नहीं, 3 से विभाजित नहीं होगा 28, 3 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित हो जाता तब कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो खाली 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग नहीं बोलते हैं। यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। और देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है कि 42 9 से 14, ये भी क्या हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देखने को है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 से 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से देखने को है तो 3 से कटेगा, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा बाबू, यहाँ पर हाँ ही होगा, यहाँ पर हाँ होगा। फिर यहाँ पर देखने को है 3 से कटने को है, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो नहीं। फिर यहाँ पर गए काटने तो यहाँ पर 9 6 15, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर भी कहेंगे हाँ हाँ। अब आ जाते हैं 8 से विभाज्यता के नियम में। अब आ जाते हैं 8 से विभाज्यता के नियम में। 8 से विभाज्यता में देखेंगे तो 8 से विभाज्यता के नियम में क्या कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान पर क्या होना चाहिए, हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा का स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर भी देखने को है तो यहाँ पर भी मिलेगा हमें नहीं। फिर यहाँ पर भाग देने गए तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, नहीं, क्योंकि मुझे इकाई और दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 8 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन हमारा संख्या यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन वही बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, संख्या कट जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ। जो संख्या हमें कट जाएगी उसको हाँ लिखेंगे, जो नहीं कटेगा उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें शेष नहीं बचना चाहिए, हमें पूरा उसका मान कट जाना चाहिए, तभी हम उसको विभाज्य बोलेंगे, नहीं तो वो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जी, 8 से गए भाग देने, तो ये 8 5 40, ये भी नहीं कटेगा, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे नहीं। इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, नहीं। इसको भी हम लोग नहीं बोलेंगे। और ये हमारा 3 3 वाला तो नहीं है ही, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान क्या होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, तो अभी हमको उसको कह सकते हैं कि ये विभाज्य है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं, और यहाँ पर भी नहीं। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि इकाई और दहाई की संख्या पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हाँ। अब बात कर लेते हैं 9 की विभाज्यता के नियम में। तो 9 की विभाज्यता के नियम में हमने आपसे बतलाया था कि क्या होना चाहिए, उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्याओं का योग 9 नहीं आ रहा है, यानी 6 4 2 6 6 1 7, जो कि विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि 8 6 14 14 2 16, 9 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं कहेंगे। फिर देखेंगे कि 6 4 10 5 15, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है कि 6 6 6 12 12 12 12 8 20 4 24, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना हो जा रहा है, तो 6 गो 4 गो 10 हुआ, 10 8 18 18 18 2 20 8 28, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कहेंगे। फिर देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाए, 3 3 6 3 9 3 बड़े 3 6 18, जो कि 9 से विभाज्य है, यहाँ पर हम लोग हाँ कहेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 6 9 6 15 15 15 15 5 20 27, जो कि विभाज्य है, इसको भी हम लोग हाँ कहेंगे, इसको भी हम हाँ कहेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना हो जा रहा है कि 5 4 9 9 6 15 15 5 20 और 20 8 28, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो नहीं कहेंगे। यानी इसका अंकों का योग किए, अगर 9 से विभाज्य है तो हाँ, और नहीं है तो नहीं। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 15, जो कि विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे, नहीं नहीं। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अपने 10 से विभाज्यता के नियम। तो 10 से विभाज्यता के नियम में जानेंगे कि उसमें क्या होता है कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाज्य हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 124 है, जो कि यहाँ पर इकाई का स्थान पर 0 नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि ये विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है। फिर हम देख रहे हैं कि 286, इसके भी इकाई स्थान पर 6 है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नहीं, ये भी विभाज्य नहीं है।
फिर यहाँ पर देख रहे हैं 546, ये भी क्या हो जाएगी, नहीं, क्योंकि इकाई स्थान पर हमें 0 नहीं मिल रहा है। जिस संख्या के अगर इकाई स्थान पर 0 नहीं मिलेगा उसे हम लोग 10 से विभाज्यता के नियम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 15,864, ये भी नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर भी 4 है। फिर यहाँ पर हम लोग देखने गए 4,28,428, ये भी क्या हो जाएगी, नहीं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ पर देखने गए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी संख्या हमें 10 से विभाज्य नहीं होगी। फिर हम लोग यहाँ पर देखने गए तो हमारा इकाई स्थान पर 5 मिल रहा है, यानी 54,685 हमारा इकाई स्थान पर 5 मिल रहा है, लेकिन 0 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 45,600, तो यहाँ पर हमें इकाई स्थान पर क्या मिला, 0 मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगी, संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी, 10 से विभाज्य है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं 11 से विभाज्यता के नियम में। तो 11 के विभाज्यता के नियम में हम लोग जाना था कि हमें सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 के गुणज के बराबर होना चाहिए, वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे ये सम और विषम कर रहे हैं, तो इसको संख्याओं का योग का अंतर 0 नहीं आ रहा है, यानी 4 गो एगो जोड़े तो 5 गो, 5 गो में से 2 गो घटा देंगे तो 3 गो मिलेगा। यहाँ पर अंतर हमारा 0 नहीं मिला, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। फिर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जा रहा है, 6 गो 2 गो 8 गो, यानी 2 गो और 6 गो, यानी सम और विषम। तो विषम हमारा 8 हो गया, और 6 और 2 यानी 2 प्लस 6 जोड़े तो हमारा 8 हो गया, और 8 में से 8 को घटाए तो 0, हमारा अंतर यहाँ पर 0 आ जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ ये क्या है जी, ये 11 से विभाज्य है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या जा रहा है, 6 4 10, में से 4 को घटाएंगे तो उस 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर इसको नहीं बोलेंगे कि नहीं, ये 11 से विभाज्य नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पर देखने गए तो यहाँ पर 8 1 9, यहाँ पर 8 1 9 और 9 गो और 4 गो 13 गो, यहाँ पर देखने गए तो 6 5 11, ये भी क्या है जी, ये 0 हमारा नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं। फिर हम लोग देखने गए तो इसको हम लोग क्या आ जा रहा है, यहाँ पर हमारा 14 - 14 करेंगे तो 0 आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न, हाँ, जो हमारा उसका योग का अंतर 0 आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे हाँ। फिर हम लोग इसको देख रहे हैं तो इसको सम 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 करने गए और विषम 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 करने गए, यानी 3 + 3 + 3 करने गए तो हमारा कितना मिला, 9, और फिर 3 + 3 + 3 करने गए तो हमारा कितना मिला, 9, इसको अंतर करेंगे तो 0, तो ये भी क्या हो जाएगी संख्या, ये 11 से विभाज्य है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे हाँ। फिर हम यहाँ पर देखने गए तो 9 गो 4 गो 13 गो, और 13 गो एगो 14 गो, तो 14 गो हुआ, 9 10 4 14। फिर इधर से करने गए तो इधर से करने गए तो 7 4 11, 7 4 11 12 13, तो यहाँ पर हमारा 13 आ जा रहा है, एगो के 14 आ रहा है, सम हमारा 14 हो जा रहा है और विषम हमारा 13 हो जा रहा है। इसका अंतर हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नहीं, ये विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। फिर हम अगले संख्या की बात करते हैं, तो अगली संख्या हमारा है 5 5 4 6 8 5। इसको अगर हम सम और विषम पर देखें तो सम सम सम, तो 6 5 11, 5 5 10 और 6 16 आया। फिर इसको हम लोग देखने गए तो 8 4 12 ही आ रहा है, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारा 4 आ जा रहा है, 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नहीं। ये भी क्या हो जा रही है, जो हमारा 11 से विभाज्य नहीं है। फिर हम यहाँ पर देखने गए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4 गो प्लस 6 गो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 10 गो, यहाँ पर 5 गो है तो 5 गो कितना होगा, 5 गो होगा, यहाँ पर घटाए तो 5 मिला, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या कह देंगे, नहीं। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को उसके सभी विभाज्यता के नियम पर फॉलो करके उसको देखा, उसको समझा और उसको हाँ और नहीं में जवाब दिया। इस तरह हमारा सभी 1 नंबर क्वेश्चन बन गए हैं। अब हम लोग अगले को टॉपिक यानी क्वेश्चन नंबर 2 को बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विभाज्यता के जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाजित है। यानी हम लोग इस तालिका के माध्यम से भी देखेंगे कि हमारी संख्या कौन कौन सी है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित है। तो देख रहे हैं कि हमारा 126 दिया गया है कि 2 से विभाज्य है, तो हमने
पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था और उसके पहले यानी बेसिक में थ्योरम में भी जाना था कि हमें 2 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि उसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर वो संख्या हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 2 से विभाज्यता है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे इकाई स्थान पर 2 आ रहा है, ये क्या है जी, 2 से विभाज्यता है, तो हम इसको हाँ बोलेंगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा भी इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको भी हम लोग हाँ बोलेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ बोलेंगे। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20-50 में हमारा क्या हो रहा है, इकाई स्थान पर 0 आ रहा है, इसको भी हम लोग हाँ बोलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे इकाई का स्थान पर क्या आ रहा है, 2856 में, यानी 2856 में इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, इसको हाँ बोलेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 4,68,039 में 4,06,839 में देख रहे हैं कि 39 हमारा क्या है, यानी इकाई स्थान पर क्या है, हमें 9 मिला है, जो कि हमें 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे। हम इसको इस तरह जल्दी ही यानी बेसिक थ्योरम पर हम लोग पढ़ा था और उसको जाना है कि इसका विभाज्यता के नियम ये है या नहीं, इसको हम लोग डायरेक्टली कर दे रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो रफ में इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 6 से 72 को हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको श्रम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इसको स्थान घेरेगा। और हम लोग इसको तो बना तो लेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट उसका आंसर भी निकाल सकते हैं उस थ्योरम के माध्यम से कि हम जानते हैं कि हमारा क्या है, अगर इकाई के स्थान पर अगर 2 है, संख्या 2 है, 0 है, 6 है, 8 है, तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। अगर हम लोग इसको हम लोग निकालने भी जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा उसका मान उतना ही आएगा, यानी उसको हम लोग यहाँ पर जांचने के बाद भी हम लोग देख लेंगे कि हमें विभाज्य मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कि 2 से तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया, फिर 7 उतरा तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 1 ऊपर से उतरा 2, 2 छक्का 12, यानी हम लोग इस तरह बनाने गए तो हमें उतना श्रम करना पड़ा, इतना स्थान घेरा, लेकिन हम लोग अपने बेसिक थ्योरम को याद रखेंगे तो हम डायरेक्टली देखते देखते उसको बतला सकते हैं कि हाँ वह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं 3 से विभाज्यता के नियम पर। तो 3 से देखेंगे कि ये हमारा क्या होना चाहिए, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6, 3, 9 और 1 क्या हो जाएगा, 6 गो और 3 गो 9 गो होना चाहिए, तो 9 हो रहा है, तो हमारा ये विभाज्य है। ये क्या है जी, विभाज्य है। और फिर यहाँ पर भी देखने जाएंगे तो 6 गो 2 गो 8 गो 8 7 15 गो, तो ये भी क्या है, ये भी विभाज्य है। फिर यहाँ पर देखने गए तो 9 9 18 जो कि 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाँ ये भी मेरा विभाज्य है। फिर यहाँ पर देखने गए तो 5 2 7 5 2 7 हो रहा है, जो कि हमारा विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा उस संख्याओं का योग 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देखने गए तो 8 2 10 10 से 5 15 15 गो और 6 गो 21 गो, ये विभाज्य है, तो हाँ बोलेंगे हाँ। फिर इसको देखने गए तो 4 गो 6 4 10 10 8 18 18 18 18 3 18 19 20 21 21 गो और 9 गो 21 गो 9 गो 30 गो, ये भी विभाज्य है, तो इसको भी हम बोलेंगे हाँ। अब बात कर लेते हैं 5 से विभाज्यता के नियम पर। तो 5 से विभाज्यता के नियम में क्या है, उसके इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, लेकिन हम देखने गए कि 126 में क्या है, मेरा इकाई स्थान 6 है, 5 नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नहीं, यहाँ पर हमारा विभाज्यता नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है हमें 0, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखने गए तो इकाई का स्थान पर क्या है, मेरा 0 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से विभाज्यता है, तो इसको हाँ बोलेंगे। फिर यहाँ पर भी हाँ, क्योंकि हमें इकाई स्थान पर क्या मिल रहा है, 0 मिला है, तो इसको भी हम लोग हाँ बोलेंगे। फिर यहाँ पर इकाई स्थान पर 6 आ गया, हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं 9 से विभाज्यता के नियम पे। तो 9 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह पूरी संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 गो 1 7 6 2 8 1 9 जो कि है, तो ये भी क्या हो जाएगी, हाँ ये विभाज्य है। फिर यहाँ पर देखने गए तो क्या है
6 2 8, 8 7 15, 15 हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखने को है तो 9 9 18, जो कि 9 से विभाज्य है, तो इसको हाँ बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखने को है तो 5 2 7, 7 मिला, तो ये हमारा क्या है, 9 से विभाज्य नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग देखने को है तो 8 2 10, 10 और 5 15, 10 और 5 15, 15 6 21, 15 6 21, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, नहीं। फिर यहाँ पर देखने को है तो 6 4 10, 10 8 18, 18 18 3 21, 21 21 9, 21 9, 21 9 30, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग द्वारा बताया कि कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाज्य है। तो देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 512, जो हम लोग 4 की विभाज्यता में पढ़े थे कि हमारा क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई का अंक जो 4 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगी, वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये 4 से विभाज्य है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा इकाई और दहाई का अंक क्या हो रहा है, 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नहीं। यहाँ पर हमारा इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा 14540 में क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है और दहाई के स्थान पर क्या है, 0 है और 4 है, जो कि 4 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हमको क्या कह सकते हैं कि हाँ ये संख्या क्या है जी, 4 से विभाज्य है। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 21,884, ये भी क्या है, संख्या के इकाई और दहाई की संख्या क्या है जी, 4 से विभाज्य है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि हाँ ये 4 से विभाज्य है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर हमारे इकाई और दहाई की संख्या क्या है जी, 1 और 2 है, यानी 12 है, जो कि 4 से डिविजुअल है, तो हम लोग इसको भी क्या कहेंगे, हाँ ये भी क्या है, संख्या 4 से विभाज्य है। अब बात कर लेते हैं 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता में पढ़े थे कि हमें क्या होना चाहिए, इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान का अंकों का जो होगा उसका मान वो क्या होना चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए, यानी 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम 8 से भाग करेंगे 512 में, तो 8 8 5 40, 8 6 48 करेंगे, यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ पर उतरा 2, 8 से 32, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, भाग लग जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हाँ ये हमारा क्या होगी, संख्या विभाज्य है। अगर वही संख्या इसको बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग भाग करने जाएंगे तो ये हमारा भाग नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ इसका शेष बच जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं ये हमारा विभाज्य नहीं है। फिर अगले बात करें तो ये हमारा क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाँ ये विभाज्य है, जो यानी जो संख्या विभाज्य हो जाएगी उसको हम विभाज्य बोलेंगे, जो नहीं होगी उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देखने को आए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर तो हम लोग कर लिए थे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये क्या बोलते हैं 14,540, जो कि हमारा इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान पर जो हमारा मान है वो विभाज्य नहीं हो रहा है, यानी हमारा कितना 540 को अगर हम 8 से भाग करने जाएं तो कितना कटेगा, 8 45, 8 करता है 8 7 56, 8 6 48 करने गए तो यहाँ पर कितना हो, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 0, ये 8 5 8 करते 8 7 56, 8 7 56, तो 56 करने के बाद तो यहाँ पर 4, यानी कुछ ना कुछ हमारा क्या हुआ, शेष बचा, ये हमारा पूरा मान नहीं कटा, तो हम इसको कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। फिर हम लोग इसको भाग करने गए तो यहाँ पर तो ये कट जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा नहीं कटेगा। अगर इसको हम लोग 8 से भाग करने जाएंगे, 0 8 को क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ये 0 होगा तो 0 0 खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 होगा तो 8 एकम 8 तो कट जाएगा, 8 एकम 8 तो कट जाएगा, लेकिन फिर हमारा क्या होगा, 4 शेष बच जाएगा, 4 नहीं कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं, ये हमारा नहीं कटेगा। फिर हम लोग इसको देखने गए, ये हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा, ये भी हमारा मान क्या हो जाएगा,
नहीं कटेगा। यानी हमें भाग देने के बाद से मालूम चला कि ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मान नहीं कट रहा है, कुछ ना कुछ शेष बच जा रहा है, तो हम इसे विभाज्य नहीं बोलेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को अच्छा से पढ़ा, उसको समझा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच करें। दिया हुआ है कि निम्न संख्या की 6 से विभाज्यता की जांच करें। एक नंबर क्वेश्चन है मेरा 12,583। इसको बतलाना है कि क्या ये 6 से विभाज्य है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग जब देखने गए इसको तो देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होना चाहिए, ये तो 3 से विभाज्य हो जाएगी, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा इकाई के स्थान पर 3 आ गया, लेकिन 3 से तो ये विभाज्य हो जा रही है, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं हो रही है। अगर दोनों संख्या से विभाज्य हो जाती तब हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये 6 से विभाज्य है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। 12,583 को हम लोग 2 से भाग करने जाएंगे तो 2 छक्का 12, ये कैंसिल हो गया, ऊपर सूत्र 5, 2 दूना के 4, यहाँ पर 1 8, 2 नवा 18, यहाँ पर कैंसिल, ऊपर सूत्र 3, 2 एकम 2, तो हमारा 1 क्या हो जा रहा है, शेष बच जा रहा है, जो कि हमें क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन ये संख्या क्या हो जा रही है, 3 से तो कट जा रही है, लेकिन 2 से नहीं कट रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य कब बोलेंगे, जब हमारा 2 से भी और 3 से भी, यानी जो कोई भी संख्या होगा वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, 6 से विभाज्य है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, ये 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 6 के 2 पर। 6 का 2 है मेरा 63,900, 63,92,10 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा इकाई स्थान क्या है, 0 है। तो ये तो 2 से विभाज्य तो हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम लोग इसको 3 से विभाज्य देखेंगे कि ये क्या 3 से भी विभाज्य है, क्योंकि यहाँ पर तो देखते देखते मिल गया कि हाँ ये 2 से तो विभाज्य है, लेकिन हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम पे जांचेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 3 9 और 9 9 18, 18 2 20 21 हो जा रहा है, जो कि 3 से विभाज्य है ना, 3 से विभाज्य है ना 21, 3 7 21, ये कट गया ना, ये कट गया ना। तो हमारा क्या है, 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। हाँ 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने 4 के 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब बात कर लेते हैं 4 के 3 नंबर पर। 4 नंबर के 3 नंबर है, 4 के 3 है 54 65 34, 54 65 34। इसको हम लोग देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है, तभी तो हम इसको 6 से विभाज्य बोलेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा इकाई स्थान पर क्या है, 4 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगी संख्या, ये तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब लेकिन 3 से विभाज्यता की भी जांच कर लेते हैं। तो 3 से विभाज्यता के नियम में क्या है कि संख्याओं का यानी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 5 4 6 और 5 और 3 और 4 दिया हुआ है। इन संख्याओं का अंकों का योग देख रहे हैं कि अगर 3 से विभाज्य होगी तो ये क्या हो जाएगी, संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि 5 4 9 और 9 6 15, 15 5 20 और 20 4 24, 24 3 27, 27 आ रहा है। 27 हमारा क्या है जी, 3 से विभाज्य है। 3 9 27, 3 9 27, यानी हमारा क्या है जी, ये संख्या 2 और 9 दोनों, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे हाँ ये क्या है जी, 6 से विभाज्य है, विभाज्य है। इस तरह हमारा
4 का 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसको हम लोग सत्य और असत्य में चुनना है। तो 5 का 1 नंबर को बात करेंगे तो दिया हुआ है हमारा कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। यानी पूछा है आपसे कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका हम लोग थ्योरम में पढ़े थे कि उन संख्याओं का योग अलग अलग, यानी 3 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, उस संख्याओं का अंकों का योग जब 3 से विभाज्य होगी तो उसको हम लोग 3 से विभाज्य बोलेंगे। लेकिन 9 से विभाज्य की बात की जाए तो उन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होने चाहिए, तब हम लोग उसको 9 से विभाज्य बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग नहीं दिया हुआ है, उसमें उसका मान एक ही में दे दिया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, क्योंकि ये सत्य नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की 2 की। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। हाँ, अब यहाँ पर आया ठीक से, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, बड़ी संख्या को पहले भाग करवा दे रहा है, फिर 9 से 3 से पूछ रहा है, तो अवश्य ही भाग होगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगी, संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य है। यानी यहाँ पर हमारा क्या कथन क्या है जी, सत्य है। फिर हम बात कर लेते हैं 5 के 3 नंबर में, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य होती है वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। यानी जो भी संख्या दिया हुआ है अगर 3 से और 6 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। तो हाँ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों का क्या है जी, फैक्टरे ना है। 3 और 6 क्या है जी, दोनों का फैक्टरे है, यानी वो हमारा सत्य बोल रहा है। फिर अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वो 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। यानी जो संख्याएं 8 से विभाज्य है वो संख्याएं 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो हम कहेंगे हाँ ये क्या हो जाएगा, 4 नंबर में भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो, क्योंकि हमारा जो संख्या अगर 8 से विभाज्य है वो संख्या को फिर 4 से भी विभाज्य लगाएंगे तो पुनः कट जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 5 नंबर में, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वो संख्या 90 से विभाज्य है। यानी 5 नंबर में कह रहा है कि जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से भी विभाज्य है। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, कि हाँ, इसका क्या हो जाएगा आंसर, हाँ, क्योंकि वो दोनों का उसका कॉमन फैक्टर है ना, उसका गुणनखंड है ना है। तो यहाँ पर 5 नंबर में भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य ही है। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में दिया हुआ है हमारा कि 2 सअभाज्य, 6 नंबर में दिया हुआ है, यदि कोई संख्या दी हुई 2 संख्याओं के योग को पूर्ण विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी पूर्ण विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों को पूर्ण विभाजित नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर में दिया हुआ है कि 2 सअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी 2 सअभाज्य संख्याओं में कम से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, हमारा असत्य है। ये हमारा सअभाज्य में एक अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। फिर दिया हुआ है 8 नंबर में, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग संदेह 3 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 8 नंबर में, हाँ सत्य है, क्योंकि क्रमागत कहा गया है, क्रमागत कहा गया है। 2 अगर विषम क्रमागत संख्याओं का योग लेंगे और उसको 4 से विभाज्य कराएंगे तो अवश्य ही कटेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ गया ना। इसको अगर हम 4 से भाग लगवाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2 बार में कट जाएगा, तो हम इसको सत्य बोलेंगे, क्योंकि हमारा 4 से भाग लग जा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, 8, 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे कि 8, 24 और 32 का क्या करना है जी, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम लोग एक एक करके बारी बारी से ध्यान देंगे। तो देख रहे हैं कि मेरा फर्स्ट क्या दिया हुआ है 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालने गए, यहाँ 2 से ले जाएंगे 2 बार में, यहाँ से 2 से ले जाएंगे 4 बार में हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखेंगे 2 से जाएगा तो यहाँ पर 2 बार में, यानी मेरा अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो जा रहा है, ये 2 2 2 यानी 8 का हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना मिला 2 2 2 यानी 3 ठो 2 मिला। अब हम लोग बात कर लेते हैं 24 को। 24 को हम लोग देखेंगे कि 24 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से, यहाँ पर 2 से देख रहे हैं तो कितना होगा 12 दूना 24। फिर हम लोग देखेंगे 2 से ये कितने बार में जाएगा 6 बार में, 6 दूना 12। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा 2 से कितने बार में जा रहा है 3 बार में। तो हमारा इस तरह सब यानी अभाज्य गुणनखंड कितना मिला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 24। यानी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको गुणनखंड निकालते हैं और हमारा ये गुणनखंड इतना यानी पूरे संख्या के योग के बराबर होना चाहिए। जो भी हम लोग गुना कर रहे हैं इस संख्या के योग के बराबर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि हाँ वो हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है। और इतना योग के बराबर अगर ये हमारा संख्या नहीं आ रहा है गुना करने के बाद से तो हम उसे बोलेंगे कि गलत है। तो देख लेते हैं, तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 8 के 24 यानी इन सभी संख्याओं को गुना करने के बाद से हमारा 24 संख्या के बराबर आ गया ना, तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ ये मेरा अभाज्य गुणनखंड सही है। तो हमारा 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 24। अब हम इसी तरह 32 का बात कर लेते हैं। 32 का हम लोग अगर निकालने जाएंगे 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालने जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 से जाएंगे तो 16 दूना के 32, फिर 2 से गए तो 8 दूना के 16, फिर 2 से गए तो 4 दूना के 8, फिर 2 से गए तो 2, फिर 2 से गए तो 1। यानी हमें हर हाल में क्या आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना मिला हमारा 32 का। 32 का हम लोग देखने गए अभाज्य गुणनखंड कितना मिला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी हमें 5 ठो 2 मिला। इस तरह हमारा 8, 24 और 32 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिए और हम लोग इसको अच्छी तरह से देख लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को गौर करेंगे। 7 पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित का सर्व गुणनखंड बतलाएं। यानी क्या करना है, निम्नलिखित का सर्व गुणनखंड बताएं। यानी इसका क्या करना है सर्व गुणनखंड बतलाना है। तो हम लोग समझेंगे कि आखिर सर्व गुणनखंड होता क्या है। तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इसके पहले वाले क्वेश्चन में गुणनखंड निकालना तो सीखा था, लेकिन सर्व गुणनखंड क्या होता है इसको पहले हम लोग जान लेंगे। तो दोस्तों सर्व गुणनखंड का अर्थ है यानी जो भी गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, जो भी संख्या होगी उस सभी में उसका कॉमन होना चाहिए, उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं सर्व गुणनखंड बोलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से सीखेंगे कि सर्व गुणनखंड आखिर निकालते कैसे हैं और उसका मान क्या होता है। तो ध्यान देंगे 7 का ए नंबर में दिया हुआ है हमारा 4 और 32। ठीक है, 4 और 32 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया हुआ है। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे और उसको देखेंगे कि वो हमारा कौन कौन सी संख्या है जो सर्व गुणनखंड है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। पहले हम लोग 4 को निकालेंगे कि 4 हमारा कौन कौन से गुणनखंड में आता है। तो देख रहे हैं कि 1 से भी क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा, तो ये हमारा 4 1 और 2 से भी क्या कट जाएगा 4 कट जाएगा और 4 से कटेगा। यानी इन तीनों संख्याओं से क्या होगा 4 विभाजित होगा, 4 उसका मान कटेगा। तो हमने यहाँ पर इसका गुणनखंड निकाल लिया कि ये हमारे क्या होगी संख्या, ये हमारी संख्या उसको गुणनखंड कर रही है। फिर हम लोग 32 को निकालने गए तो 32 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद से 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा,
9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं, 16 और उसके बाद से कौन सी संख्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। यानी हम लोग इस तरह देखें कौन कौन सी संख्या हो जा रही है? 1, 2, 4, 8, 16 और 36 नहीं होगा, यहाँ पर 32 होगा और हमारा संख्या क्या हो जा रही है? 32 संख्या हो जा रही है। अब हमें बतलाना है कि 4 और 32 में का सार गुणनखंड कौन है। तो हम लोग इस थ्योरी में थोड़ा उसमें चर्चा किए थे कि सार गुणनखंड होता क्या है, यानी जो सभी में गुणनखंड निकालने के बाद से उसकी कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी उसको समान संख्या मिलना चाहिए जो इन दोनों संख्या को क्या कर रही हो? डिविजुअल कर रही हो, काट रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कौन कौन सी संख्या मिल रहा है। तो एक हमारा संख्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, ये एगो संख्या हो गया, एगो संख्या हो गया ना। फिर आगे बढ़े तो हमारा दो भी संख्या क्या हो रहा है? मिल रहा है, यानी सार यानी सभी में मिल रहा है ना, सभी गुणनखंड में मिल रहा है। एक भी मिला, दो भी मिला और चार मिला और चार मिला। यानी हमको यहाँ पर हम लोग देखने गए तो हमें कौन कौन सी संख्या मिली? 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि 4 और 32 का सार्वगुणनखंड क्या क्या मिला बाबू? 1 मिला है, 2 मिला है और 4, यानी 1, 2, 4 होगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए बनकर तैयार हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बी पर। 7 के बी देखेंगे, गौर करेंगे कि 7 के बी में क्या दिया हुआ है? 8, 32 और 42। 8, 32 और 42, इसको क्या करना है? सार गुणनखंड निकालेंगे और इसको बतलाएंगे। तो देखेंगे कि 8 का गुणनखंड कितना होता है? 8 का गुणनखंड कितना होता है इसको पहले निकालेंगे। तो 8 का गुणनखंड निकालने गए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और कितना हुआ? और हमारा 8 हो गया। ठीक है, हम लोग इस तरह 8 का निकाल लिए हैं। फिर 32 का बात करेंगे तो 32 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद से 6, 7, 8, 9, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा। इस तरह क्या हो जा रहा है? 8 होगा, 8 होगा और 32 होता है। उसके बाद से 16 होगा, उसके बाद से और क्या हो जाएगा? और 32 हो जाएगा। यानी ये हमारा संख्या क्या हो गई? यानी 32 को काटने वाली संख्या 32 का गुणनखंड कौन कौन सा हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 16 और 32 हो गया। यानी जो संख्या 32 को काट देगी वही उस संख्या का क्या होगा? गुणनखंड होगा। अब बात कर लेते हैं 42 का। तो 42 के कौन कौन सी संख्या है जो काट सकती है? तो 42 को जब देखने जाएंगे तो 1 है, 2 है, 6 है, ठीक है, और उसके बाद से कौन सी संख्या है? 7 है, 14 है, उसके बाद से 21 है, उसके बाद से और 42 है। और कौन सी संख्या है? और कौन सी संख्या है? तो 42 है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे इन तीनों संख्याओं का यानी 8, 32 और 42 का सार्व गुणनखंड कौन सी संख्या है? तो देख रहे हैं कि 1 तो सभी में मिल रहा है, 1 सभी में मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। और कौन सी संख्या है जो मिल रहा है? और कौन सी संख्या है जो मिल रहा है इसमें? तो देख रहे हैं कि 4 तो इसमें मिल रहा है, 4 इन दोनों में मिल रहा है, लेकिन ये तीसरे वाले संख्या में हमें नहीं मिल रहा है। तो हम इसको सार गुणनखंड नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें तीनों संख्या में क्या होना चाहिए? उन संख्या का कॉमन होना चाहिए, उन संख्या को समान होना चाहिए, यानी उसमें मिलना चाहिए। तो हमें 2 संख्या में तो मिल रहा है लेकिन तीसरे संख्या में नहीं मिल रहा है, तो हम इसको 4 को नहीं लेंगे। फिर आगे चेक करेंगे 8, तो 8 इसमें मिल रहा है, 8 इसमें मिल रहा है, लेकिन 8 इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये भी 8 मेरा नहीं होगा। तो हमारा कौन सा सार गुणनखंड हो गया? तो 8, 32 और 36, 8 और 32 और 42 का सार गुणनखंड कौन सा हो गया? 1 और 2 होगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये आंसर हो गया।
अब बात कर लेते हैं 7 के सी पर। सात के सी में देखेंगे 14, 56 और 28। 14, 56 और 28। ठीक है, तो इन सबको भी हम निकालने जाएंगे। 14 को निकालेंगे 1 से, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से, उसके बाद से 14 से। 1, 2 यानी कौन कौन सी संख्या होगी? 1, 2, 7 और 14। 1, 2, 7 और 14। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग 56 को निकालने गए तो 56 क्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद से कौन सी संख्या होगी? 56 को कौन सी संख्या कट रहा है? 1 कट रहा है, 2 कट रहा है, उसके बाद से 4 कट रहा है, उसके बाद से 7 कट रहा है, उसके बाद से 8, उसके बाद से कौन सी संख्या होगी? उसके बाद से देख रहे हैं तो 14, 14 चौके 56, उसके बाद से 28, उसके बाद से कौन सी संख्या होगी? 56 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह हम लोग 28 को निकालने गए तो 28 की कौन सी संख्या है जो काट सकती है? 1 है, 2 है, 14 दूना 28, फिर 4 से कट सकता है? 4 से कटेगा? 4 का 4 नहीं, 8 12 14 16 24 24 24 28 कट रहा है हमारा। 4 से कट रहा है, 4 7 28, फिर 7 से कट रहा है 28, फिर किससे कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 14 से कटेगा, सीधे 14 से कटेगा। और किससे कटेगा? और देख रहे हैं तो हमें 28 से कट रहा है। ठीक है, यानी इन संख्याओं से हमें कट रहा है। अब देखेंगे कि 14, 56 और 28 का सार्व गुणनखंड बराबर कौन से संख्या मिल रहा है? हमें 1 1 मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? इसमें 4 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें 4 नहीं है। तो 7 को देखने का तो 7 7 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। और कौन मिल रहा है? 14 भी मिल रहा है, 14 भी मिल रहा है। और कौन सी संख्या मिल रही है? अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि 28 28 इसमें 2 28 है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा कौन सी संख्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया और 14 हो गया। यानी 14, 56 और 28 का सार्व गुणनखंड कौन सी संख्या होगी? 1, 2, 7 और 14 होगी। 1, 2, 7 और 14 संख्या होगी। ठीक है, इस तरह आप लोगों भी सार्व गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे और इसको बहुत ही आसानी से करना जान गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे बाबू। 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि कह रहा है कि निम्न का गुणज निकालें। निम्न का गुणज निकालें। ठीक है, निम्न का गुणज निकालने के लिए बोल रहा है और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 8 और 10 का। 8 और 10 का तो हम लोग गुणज निकालने जाएंगे। तो इसके पहले हम आपको एक बात बतला दूं कि गुणज यानी इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग गुणज निकाले थे और यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे। लेकिन एक बात और बतला देना चाहता हूं कि गुणज का निश्चित सीमा नहीं होता, जबकि गुणनखंड का निश्चित सीमा होता है। यानी उसका एक बाउंड्री होता है, लेकिन गुणज का बाउंड्री नहीं होता है। गुणज का परिसीमित सीमा नहीं होता है। गुणज हम अनंत तक ले क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बात का ध्यान रखकर इसको हम लोग निकालेंगे। तो यानी 8 का गुणज निकालने गए तो ये क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8 यानी 8 में 1 से गुना किया तो 8 हुआ। फिर वही बात 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना के 16। या आप एक बात और बतला देना चाहता हूं, या आप गुना पहरा पढ़कर कर सकते हैं या गुना का सिंबल दिखाकर कर सकते हैं। यानी किसी भी तरह आप क्या कर सकते हैं? उसका गुणज निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पहरा पढ़कर निकाल दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गुणज का भी रूप देकर निकाल सकते हैं। तो 8 गुना 1 बराबर 8, 8 गुना 2 बराबर 16, 8 गुना 3 बराबर 24, 8 गुना 4 बराबर 32, 8 गुना 5 बराबर 40।
यानी क्या करेंगे हम लोग इसको गुना के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और पहाड़ा के भी माध्यम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग गुना के माध्यम से भी निकाल रहे हैं। तो 8×40, फिर हम लोग 8 गुने 6 बराबर 48, 8 गुने 7 बराबर 56, 8 गुने 8 बराबर 64, 8 गुने 9 बराबर 72, 8 गुने 8 बराबर 8 गुने 9 हो गया, 8 गुने 10 8 गुने 10 बराबर 80। यानी हम लोग क्या कर लिए 10 तक ले गुणज निकाल लिए। इसके आगे हम लोग डॉट 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 इन्फिनिटिव तक ले दिखा देंगे, क्योंकि हमें क्या है जी, यानी 8 के गुणज हम लोग कहाँ तक ले, अनंत तक ले निकाल सकते हैं, यानी अनंत तक उसका मान निकाल सकते हैं। अब उसी तरह 10 का हम लोग गुणज निकालेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 डॉट 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 कहाँ तक ले, इन्फिनिटी तक ले। इन्फिनिटी तक ले हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या का गुणज निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग ए नंबर को उसको एक गुना के विधि से और एक डायरेक्ट पहाड़ा के विधि से किए। आपको जो अच्छा लगे इसको भी हम लोग पहाड़ा की विधि से कर सकते हैं। यानी जैसे कि 8 का 8 है, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 के 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले। यानी हम गुना करके भी लिख सकते हैं और पहाड़ा करके भी लिख सकते हैं, और लेकिन इसमें तो निश्चित सीमा नहीं दिया था, इसलिए हम लोग इसको डॉट 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 दिखाकर इन्फिनिटी तक इसको लिख दिए। ठीक है, अब बात करते हैं 8 के 2 नंबर पर। गौर करेंगे 8 का बी है मेरा 4 और 12। 4 का 4 और 12 दिया हुआ है, 4 और 12 दिया हुआ है, इसका गुणज निकालना है। तो 4 को हम लोग गुणज निकालेंगे तो वही काम करेंगे, या तो पहाड़ा पर कर निकालिए चाहे गुना कर निकालिए। तो 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ ले रहे हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी हम लोग इसका गुणज कितना भी निकाल सकते हैं। हम लोग आपको पहले वाले क्वेश्चन में तो समझा दिया था, इसको हम लोग इस तरह भी दिखा सकते हैं। फिर 12 का गुणज निकालने गए तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी इसका भी मान हम लोग अनंत तक निकाल सकते हैं, यानी गुना कर क्या कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अब बात कर लेते हैं 8 के सी नंबर पर। 8 के सी देखेंगे, यानी जिस संख्या का गुणज निकालना हो तो उस संख्या को हम लोग 10 अंक या 5 अंक तक गुणज निकाल कर उसको इन्फिनिटी से भी दिखा देंगे तो आपका काम चलेगा। यानी आप क्या है जी, आप वहां तक मान निकाल सकते हैं या वहां तक भी मान निकाल कर उसको इन्फिनिटी से दिखा सकते हैं। अब सी नंबर की बात करते हैं, तो सी नंबर में है मेरा 3, 5 और 8 का गुणज निकालना है। क्या करना है, गुणज निकालना है। ठीक है, 3 का गुणज निकालने गए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। क्यों भाई, क्योंकि इसका मान भी हम लोग और आगे निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने समय और श्रम को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इन्फिनिटी तक दिखाकर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणज का मान अनंत तक निकाला जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5 का। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50 और डॉट डॉट इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इन्फिनिटी तक दिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं 8 का। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80 डॉट 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 इसको भी इन्फिनिटी तक दिखा देंगे। यानी हम इसके आगे भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा समय और श्रम न हो। हम तो समझ चुके हैं कि गुणज का मान क्या होता है, अनंत तक होता है, तो हम लोग इस 10 तक ही मान निकाल कर उसको इन्फिनिटी तक दिखा दे रहे हैं।
ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 के सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। उसको बनाएं अपने नोटबुक में, नोट करते जाएं मेरे साथ साथ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न का सार गुणज बतलाएं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो दिया हुआ है कि निम्न का सार्व गुणज बताएं। यहां पर हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो गुणज निकाल रहे थे, अब सार गुणज कर रहा है। तो सार गुणज का में भी वही बात है कि इसमें क्या किया जाता है, सार मतलब होता है सभी, यानी जो संख्या दिया होता है उसमें क्या होता है, उसका गुणज क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। यानी सभी में संख्या का गुणज मिलना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार गुणज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं 9 के ए नंबर में। तो 9 के ए दिया हुआ है हमारा 8 और 9 का ए दिया हुआ है 9 का ए देख लेंगे। 9 का ए दिया हुआ है 4 और 14, 4 और 14 दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि सार गुणज निकालनी है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 4 का निकालेंगे। तो 4 निकालने गए, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40 और क्या होगा 4 9 40 44। उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे क्या हो जाएगा 48, उसके आगे 52, उसके आगे 56, उसके आगे क्या हो जाएगा 56। ठीक है, उसी तरह फिर हम 14 का निकालने गए तो क्या होगा 14 का गुणनखंड, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, 14 चौका कितना हो गया 56 हो गया। यानी 14 चौका 56 निकाल लिए। 14 5 70, यानी 14 5 70। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत तक उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो दिया गया था 4 और 14 का निकालने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 14 का सार्व गुणज, यानी सार्व गुणज इसमें कौन कौन सा मिल रहा है। तो एक तो देख रहे हैं कि हम यहाँ पर से चेक करने जाएंगे तो यहाँ पर 28 मिला और यहाँ पर मुझे 28 मिला। तो ये 28 28 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। यानी हमारा 28 28 क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। फिर आगे चेक करने करेंगे तो क्या मिला, एक हमें 56 मिला और यहाँ पर भी हमें क्या मिला 56 मिला। यानी हमारा 4 और 14 का सार गुणज क्या होगा 28 और 56 होगा। और इसके आगे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग डॉट के माध्यम से दिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के बी पर। तो 9 के बी हमारा दिया हुआ है, 9 का बी दिया हुआ है 8 और 24। क्या दिया हुआ है 8 और 24। इसको हम लोग सार गुणज निकालेंगे और बतलाएंगे। तो 8 को हम लोग देखने गए तो 8 को क्या होगा, 8 की क्या होगा सार गुणज। तो देखने गए कि 8 होगा 24 होगा, 8 होगा 16 होगा, 8 होगा 16 होगा, 24 होगा और जो 32 होगा, 8 45 होगा, 8 6 48 होगा, 8 7 56 होगा, 8 8 64 होगा, 8 9 72 होगा, 8 10 80 होगा। यानी डॉट 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 इसके आगे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर हम 24 को गए निकालने, 24 का गुणनखंड निकालने गए तो क्या होगा, एक 24 होगी, एक संख्या क्या होगा 24 होगा, एक संख्या क्या होगा, एक संख्या क्या होगा 48 होगा, 24 दूना का 48। एक संख्या क्या होगा 24 3 72, एक संख्या क्या हो जाएगी 24 3 72। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये 8 का गुणज निकालने के लिए दिया था और ये 24 का। तो अब हम बोलेंगे कि 8 और 24 का सार्व गुणज बराबर कितना हो जाएगा, कौन कौन से संख्या मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 इसमें भी मिला और इसमें भी मिला। तो यहाँ पर हमारा 24 हो गया। फिर आगे चेक करने गए तो 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है। तो यहाँ पर भी 48 हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर आप देखने गए कि अब अगले संख्या कौन है, तो यहाँ पर भी 72 मिला और यहाँ पे भी 72 मिला, तो हमारा 72 मिला। तो हम कह सकते हैं कि 8 और 24 का सार गुणज 24 28 और 72 है। यानी
ये संख्या क्या है जी, इन संख्या को अगर हम भाग लगवाएंगे इन सभी संख्या में तो क्या कर देगा, पुनः पुनः उसको विभाजित कर देगा, उसका गुणनखंड निकल जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 24, 48 और 72 क्या है, 8 और 24 का सारगुणज है। अब बात कर लेते हैं 9 के सी पर। 9 का सी देखेंगे, क्वेश्चन है मेरा 6, 21 और 27। 6, 21 और 27 ये है क्या है, हमें 6, 21 और 27 का हमें क्या करना है, गुणज निकालेंगे, उसके बाद से उसका सार गुणन बतलाएंगे। तो 6 को हम लोग निकालने गए, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 35, 6, 36, 6, 42, 6, 42, 6, 48, 6, 54, 14, 60। इसके आगे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका गुणज निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 21 का। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूना के 42। ठीक है, 21 तिहाई 63। ठीक है, 21 चौका 84। ठीक है, उसके बाद से उसके आगे भी क्या कर सकते हैं, 21 पचे 105, यानी हम लोग इसके आगे भी निकाल सकते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं 27 का। तो 27 का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 27 से कम 27, 27 दूना के 54, 27 तिया कितना हो जाएगा, 81, यानी इसके आगे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि 6 और 21 और 27 का सार गुणज हमारा क्या क्या मिल रहा है। तो हम लोग इसके अनंत इसको आगे भी हम लोग निकालेंगे तो हमें एक संख्या मिलेगी जो इन सभी संख्याओं को, इन सभी तीनों संख्याओं को क्या कर लेगी, उस इन तीनों संख्या से वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो दिख रहे हैं कि हमें 378 और 756 एक संख्या है जो क्या होगी, इस तीनों संख्या को ये क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। यानी इन तीनों संख्याओं के सार गुणज क्या हमारा निकल के आया, 378 और 756। ठीक है, आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग तीनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा, उसको जाना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, यानी जो संख्या दी हुई है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ए नंबर में देख रहे हैं कि ए नंबर में दिया हुआ है 540। तो 540 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे किस तरह ये हमारा संख्या ज्ञात हो रहा है। तो 2 से ले गए तो यानी 2 दूना के 4, इधर एक हाथ से चला गया, इसमें एक हाथ से चला गया, तो कितना हो गया 7। तो 7 दूना के 14 और 0 है तो 0। फिर हम 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2, 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10। 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से ले गए, 5 से तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 7 पचे 35। फिर किससे जाएगा, 3 से तो 9 3 27। फिर देखेंगे तो किससे जाएगा, 3 से तो 3 के 9। फिर देखें तो 3 से 3 किससे जाएगा, 3 से 3 एक बार में कट गया। तो इस तरह हम लोग का 540 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इस तरह हमारा 540 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा दिया हुआ है 440 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो देख रहे हैं 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर ले गए तो 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 है तो 0। यानी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, आपको समझना है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी 2 से इसको भाग कर रहे हैं। तो 2 से भाग कर रहे हैं कि कितने बार में कट रहा है, जितने बार में कट रहा है उतने बार में उसके नीचे हम लोग लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग करने गए तो कितने बार में कटा, 2 बार में कटा, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर 2 से भाग करने गए 4 बार में, 4 को बार में कटा तो 2 बार में लिखा, तो 2 बार में कट गया तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर गए तो 0 है तो 0 लिख दिए। ठीक है, और फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 है तो 0। ठीक है, उसके बाद से 2 से फिर ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे 2 से,
क्योंकि विभाज्यता के नियम में पढ़े थे कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, तो संख्या 2 से कटेगी। तो 110 है तो 110 हमारा 2 से कटेगा। देखिए किस तरह यहाँ पर करने का है। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, और यहाँ पर एक इधर हार्सिन सट गया ना, तो फिर यहाँ पर कितना हो गया 5 दूना के 10। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से संख्या किससे जाएगा 5 से जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर मेरा 5 है तो 5 से जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो एक 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार में कट गया। फिर हम यहाँ पर किससे ले जाएंगे 11 से, तो 11 एकम 11। तो इस तरह हमारा कितना मिला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 11 बराबर 440। यानी 440 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना मिला 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 11। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के सी को बात करेंगे। तो सी में कितना दिया हुआ है 420। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे 2 से ले जाएंगे, क्योंकि हमारा इकाई स्थान पर क्या है 0 है, तो इसको हम लोग 2 से काट सकते हैं। तो देखेंगे कि 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 0 है तो 0। ठीक है, उसके बाद से ले जाएंगे फिर 2 से, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 0। क्यों 0? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट 2 को संख्या को काटेंगे तो उसके पहले हम लोग 0 देते हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया 5। ठीक है, अब हम लोग किससे ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 5 एकम 5। फिर किससे ले जाएंगे 3 से, 17 के 21, फिर किससे 7 से, फिर 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना मिला मेरा गुणनखंड, तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 बराबर 420। यानी इन सभी के मान इतना के बराबर आ जाना चाहिए। यानी हमारा 420 का गुणनखंड कितना मिला 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। इस तरह हमारा 420 का गुणनखंड निकल गया। यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सभी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसको गुणनखंड निकाल लिए। इस तरह हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी अध्याय 3.2 का सभी क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से उसको समझे, इस अध्याय से रिलेटेड सभी थ्योरी को हम लोग जाना, इन सभी क्वेश्चनों को भी जाना, उसको बनाया। अगर अपने सोच के अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़े रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।